गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था मास परसेंटेज, उसके बाद हमने देखा वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद हमने देखा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, लास्ट में हमने देखा था ppm। ये चार हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं और अब हम आते हैं अपने फिफ्थ वाले पे, मोल फ्रैक्शन। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, इन पे सवाल आते हैं क्या? पहले सवाल का जवाब है हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, सर इन पे क्वेश्चंस आते हैं क्या? डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत रेयर चांस से आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं आएगी तो इस चैप्टर में बाद में दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आएंगे, हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ। यहाँ से तो गारंटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इनके क्वेश्चंस, इनके न्यूमेरिकल हिल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है, इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे, उसको बेस बना के हम अगली चीज़ समझेंगे। समझ में आई बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर कॉपी पेन निकाल लो और पबजी फ्री फायर से ध्यान हटा के थोड़ी देर ध्यान अपनी मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो की तरफ रख लो। मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल हम हमेशा जनरली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं कि चलो उससे पहले मैं मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन दिखा देता हूँ। इसे बोलते हैं एक्स से दिखाते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो एक्स क्या होता है? इसको डिफाइन किया गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल के। भाई एग्जांपल ले लेता हूँ अब मैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी है जाके देखो, सॉल्यूशन 01 सीखो, फिजिक्स केमिस्ट्री। बाइनरी सॉल्यूशन जो कि दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। तो मैंने मान लिया कि उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, किच 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 किच, एक तो है ए और एक है बी। ठीक है, दो कंपोनेंट है ए और बी, ए में बी को डाला तो फिर अपना सॉल्यूशन बन गया। दो कंपोनेंट है बस। तो अगर मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ भाई, ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। किसके निकाल रहे हैं अपन? ए के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स किसके होंगे सर? एन ए प्लस एन बी, ये हो गए टोटल मोल्स। समझ में आया क्या? ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो क्या होगा सर? एक्स बी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। हाँ या ना? बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अगर बात समझ में आई है तो यहाँ से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ, और वो है, यही लिखता हूँ चलो नीचे ही, कि फोर बाइनरी सॉल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 हमेशा होगा। यानी कि अगर तुम्हें एक्स ए पता है तो एक्स बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सर अगर एक्स ए पता है तो एक्स बी ऐसे मत निकालो, डायरेक्ट 1 माइनस एक्स ए कर दोगे तो एक्स बी आ जाएगा। सर ऐसा कैसे हुआ कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 हो गया? देख लो, एक्स ए कितना है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है, इससे तो बड़ा ही है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है। तो ये हो गया एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक्स बी क्या है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये तो एलसीएम आ गया, एन ए प्लस एन बी। यहाँ से आया एन ए बच्चों, यहाँ से आया एन बी। तो एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, किच्चू किचकू, क्या आंसर आ गया? 1। तो दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आता है।
ये बात समझ में आई, ठीक है ना। ये हो गया अपना XA हमेशा लेस देन ये इक्वल टू 1 होगा, XB भी हमेशा लेस देन ये इक्वल टू 1 होगा। आई होप कि तुम्हें बात समझ में आई होगी। अच्छा, और क्या देख सकते हैं इसमें अपन, बस यही है इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना। नंबर ऑफ किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। एक का आ गया तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 1 माइनस पहले वाले का मोल फ्रैक्शन। नोट कर लो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। नोट कर लिया क्या? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है व्हेन 3 moles of A dissolved in 5-7 moles of B, calculate मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। अब ये है एकदम बुद्धि का अपमान वाला क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ और आंसर निकालो। व्हेन 3 moles ऑफ A, यानी कि हमें वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। अब मैं बता रहा हूँ, A के मोल्स दे दिए 3, B के मोल्स दे दिए 7। अब हमसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन A का निकालो और मोल फ्रैक्शन B का निकालो। तो क्या करेंगे भाई? सर A का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 10, यानी कि ये हो गया 0.3। तो B का कितना हो जाएगा सर? डायरेक्ट 1 माइनस XA कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.7। समझ में आया क्या? नोट कर लो, बहुत इजी सवाल था, इतना इजी कोई नहीं पूछेगा। सर फिर क्यों कराया? प्रैक्टिस के लिए बच्चों। अब देता हूँ एक शानदार सवाल। इस सवाल के आने की बहुत ज़्यादा चांस है। अब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने क्यों मास परसेंटेज पढ़ा था पिछली वीडियो में। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल पढ़ेंगे इसके बारे में हम ऑर्गेनिक में। इसका फॉर्मूला है C2H6O2। C2H6O2 containing 20% of C2H6O2 by mass. Calculate the mole fraction of ethylene glycol containing 20% of C2H6O2 by mass। चलो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके फिर मैं बताता हूँ, जल्दी से ट्राई करो। अब देखो भाई, हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का, पर सर मोल फ्रैक्शन तो तब निकालेंगे ना जब दो चीज़ें हों। यहाँ तो केवल इथाइलिन ग्लाइकोल ही है C2H6O2, दूसरी चीज़ का है। जब दूसरी चीज़ नहीं दी जाती है तो उसका मतलब दूसरा वाला जो अपना कंपोनेंट है वो वाटर है। क्या है? वाटर। समझ में आई बात? जब भी सॉल्यूशन की बात करेंगे और अगर केवल एक ही बोल रहा है वो मॉलिक्यूल या एक ही कंपोनेंट बोल रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि दूसरा कंपोनेंट क्या है? वाटर है, छुपा के दे रखा है उसने। अब उसने और क्या डेटा दिया है सर? उसने बस ये दिया है कि मास परसेंटेज इथाइलिन ग्लाइकोल का मास परसेंटेज W/W है 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। अब मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में समझाया था कि इससे तुम क्या मतलब निकालोगे? 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। इसका मतलब ये है कि इफ़ वी टेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम होगा C2H6O2, उसमें 20 ग्राम होगा C2H6O2 और बाकी कितना बचा? 80 ग्राम। वो क्या होगा? वाटर। 20% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम अगर अपन ने सॉल्यूशन लिया
तो उसमें 20 ग्राम तो C2H6O2 और बाकी 80 ग्राम वाटर। सर इससे क्या होगा, हो गया, अपन को गिवन मास दे दिया, दोनों का गिवन मास दे दिया, हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है कि सर मोल फ्रैक्शन कितना होगा C2H6O2 का। क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कि भाई उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अब मोल्स निकालने हैं, गिवन मास दे रखा है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 निकाल सकता हूँ। सर गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा भाई, इसका मोलर मास निकालो, 2 इंटू कार्बन का 12 प्लस 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, तो 24 प्लस 6 30 प्लस 32 62, यानी कि ये आ गया 20/62। इसको अपन ने सॉल्व करा तो ये आ गया 10/31। सही तो है ना, ये 38 और 10/31। पानी के मोल्स निकाल लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास। अरे भाई बात समझ में आई क्या, इतनी सी चीज़ से सब आ गया। इससे अपन को दोनों के मास मिल गए, अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका, 18। तो ये कितना हो जाएगा भाई, अब क्या करते हैं, इसे पॉइंट में लिखे देते हैं अपन, पॉइंट में लिखें, मज़ा आएगा क्या। हाँ, क्योंकि एलसीएम लेने से कोई सेंस नहीं बनेगा। देखो 31 और 18 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 40/9। पॉइंट में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36.4. इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3। 31 को 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 100 आया, 3 7 आया, फिर एक 0 फ्री आती है, तो 3 2 0.32 है ना। केवल डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक अपन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे रख देते हैं भाई, इसके कितने थे 0.32, इसके कितने हैं 0.32 प्लस 4.44, तो ये हो गया 0.32 अपॉन 4.76। अब पॉइंट से पॉइंट हट गया, 32 के टेबल में 476 आता है क्या यार, डिवाइड करेंगे एक बार, 32 476, 32 बन जा 32, 156, 3 5 जा 15, तो लगभग पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, ये आ गया 1/15। 1/15 को लिख सकते हैं 0.066, तो ये आ गया अपना मोल फ्रैक्शन। कुछ गलती हुई हो कैलकुलेशन की तो देख लेना, नहीं तो क्या किया हमने उससे ज़्यादा मतलब है। देखो गिवन क्या है, 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। वहाँ से हमें पता चल गया कि अच्छा 20 ग्राम तो C2H6O2 है और बचा हुआ 80 ग्राम वाटर है। वहाँ से अपन ने दोनों के मोल्स निकाल लिए, तो मोल फ्रैक्शन आ ही जाएगा। समझ में आई बात, नोट कर लो। नोट कर लो बच्चों। 1 2 3 आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन समझ में आया होगा तुम्हें, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था ये। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, और वो है मोलारिटी। इसे तो मिटा नहीं भूल गए। मोलारिटी इसे हम दिखाते हैं बच्चों कैपिटल एम से। कैसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट के मोल्स हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वॉल्यूम इन लीटर। काय में रखनी है वॉल्यूम, लीटर में रखनी है बस, केवल लीटर में, और काय में भी रख सकते हो। मोलारिटी को डिफाइन इस तरीके से किया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, सर ऊपर तो है मोल
और नीचे है लीटर। तो क्या यूनिट हो गई इसकी? मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर। या फिर इसे कभी कभी कैपिटल एम से भी दिखा देते हैं, कैपिटल एम से भी दिखा देते हैं। तो या तो मोल पर लीटर बोलेंगे या फिर कैपिटल एम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, इफ 3 moles of glucose is dissolved to make 10 liter of solution, तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? मोलारिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने हैं? 3, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोलवेंट की वॉल्यूम नहीं लेनी है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेनी है, तो कितनी हो जाएगी? 10, यानी कि 0.3 मोल पर लीटर। समझ में आई बात? नोट कर लो फिर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लूँ कि इफ़ मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज़ 0.3 मोल पर लीटर। तो इससे अपन क्या समझेंगे बच्चों कि 1 लीटर अगर अपन सॉल्यूशन लेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल निकलेंगे ग्लूकोज के, 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल निकलेंगे ग्लूकोज के। याद करो, कंसंट्रेशन ही तो मेजर करना चाह रहे हैं अपन, जितना ज़्यादा सोल्यूट उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें इतने मोल ग्लूकोज के निकलेंगे। दिस इम्प्लाइज 0.3 मोल ग्लूकोज विल बी देयर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन का लिया तो फिर उसमें कितने मोल ऑफ ग्लूकोज निकलेंगे? 0.3। समझ में आई क्या बात? इसलिए तो जब 10 लीटर लिया तो कितने निकले थे? 3 निकले थे। नोट कर लो। फिर क्वेश्चन लिखते हैं, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके सरजमानी जन पहचाने ये डरे मान चेहरे पर सभी के लेके खुशी ये लाई। हाँ भाई, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution। चलो करके बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ बच्चों। जल्दी से सॉल्व करके बताओ प्यारे बच्चों। हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब दिया क्या क्या है? 5 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि गिवन मास दे रखा है NaOH का, सोल्यूट का। वापस से देखो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा वाला कंपोनेंट नहीं दिया है, इसका मतलब दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? वाटर ही होगा। समझ में आई बात? तो हमें मोल्स ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है और वो कितना है? 5। और हमें क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास तो कितना हो गया? 5। NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा भाई? सोडियम का हो गया 23, ऑक्सीजन का होगा 16 और 1 हो गया अपना हाइड्रोजन का, तो ये कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। तो ये हो गया 40। तो मोल्स कितने आ गए? 1/8 आ गए। मोल्स आ गए अपने 1/8। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है बच्चों अपन को 450 मिलीलीटर और हमें चाहिए लीटर। तो मिली का मतलब क्या है?
10⁻³ लीटर। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ तो हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, इसे रख देते हैं तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? मोलारिटी कितनी आ जाएगी अपनी? 1/8/450 इंटू 10⁻³ अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 8 नीचे चला जाएगा, 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻³/450 इंटू 8 तो 10⁻³ मतलब 1000 अपॉन 0, 8 5 जा 40, एक और 0 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36, 00 से 00 कैंसिल तो मोलारिटी आ गई अपनी 10/36 यानी कि 5/18। इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.18 टू जा 36, 14, 18, 8 जा 144 तो ये आ गया अपना 0.28 मोल पर लीटर। समझ में आई क्या बात? समझ में आई है? क्या किया देखो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया उसका गिवन मास। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हमें मोलारिटी निकालनी है तो मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या दिया है? मास ऑफ सोल्यूट दिया है, तो मास ऑफ सोल्यूट से हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिए। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दी थी ml में, तो हमने उसे लीटर में कन्वर्ट करा, रख दिया, आंसर आ गया। समझ में आई बात? फिजिकल केमिस्ट्री में खेल कंसेप्ट से ज़्यादा कैलकुलेशन का रहता है, ठीक है ना? तो कंसेप्ट क्लियर होगा, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आंसर सॉल्व हो ही जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों। चलो, समझ में आया होगा तुम्हें? चेहरे पर सभी के लेके खुशी ये लाए, सबकी जिंदगी ये सवारे, ये है डोरेमोन। हाँ भाई, नेक्स्ट चीज़ आती है अपनी 7th और आखिरी लास्ट चीज़ है मोलालिटी। क्या आती है बच्चों? मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी को दिखाते हैं स्मॉल m से। मोलारिटी था कैपिटल M, मोलालिटी है स्मॉल m। मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वहाँ भी यही था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन नीचे वहाँ था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और यहाँ आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, या फिर इसे स्मॉल m से भी दिखा देते हैं। तो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो सेम कहानी है पर नीचे वहाँ था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ क्या है? मास ऑफ सोलवेंट। पूरे सॉल्यूशन का मास नहीं लेना है, केवल और केवल सोलवेंट का मास लेना है, केवल सोलवेंट का मास लेना है। ये खेल है यहाँ पे, बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। सोलवेंट मतलब केवल दूसरे वाले कंपोनेंट का मास लेना है, सोल्यूट के मोल्स और सोलवेंट का मास, सॉल्यूशन का मास नहीं लेना है, ठीक है? ये याद रखना है हमेशा। मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। नोट कर लो। जैसे अगर मैं बात करूं कि 0.5 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका मतलब ये है कि 0.5 मोल ऑफ NaCl इज एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर। 1 किलो सॉल्यूशन नहीं है, अब 1 किलो तो पानी ही है, उसमें अपन 0.5 मोल NaCl डाल रहे हैं। समझ में आई बात?
ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट है इस बार, अकेला है ये ऐसा कंसंट्रेशन जिसमें नीचे सॉल्यूशन नहीं आता है, सोलवेंट आता है, तो ये याद रखनी है बात। नोट कर लो बच्चों जल्दी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे हम मोलालिटी पे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का भी फॉर्मूला दे रखा है C6H6। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। चलो भाई करके दिखाओ, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, गिवन चीज़ें लिखो, फिर ये देखो निकालना क्या है उसका फॉर्मूला लगाओ, फिर उसमें देखो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उसे निकाल लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो वापस मैं सिखाता हूँ। एक ये तरीका, गिवन लिखो, क्या क्या गिवन है सर, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है। सबसे पहले ये पता लगा लो सोल्यूट कौन है, सोलवेंट कौन है ना। जो कम अमाउंट में हो वो सोल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सोलवेंट। तो कम अमाउंट में कौन है, इथेनोइक एसिड है, ये तो 75 ग्राम है, ये 2.5 ग्राम है। तो कम अमाउंट में कौन है, ये, तो सोल्यूट कौन हो गया, ये। समझ में आई बात। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 2.5 ग्राम और मास ऑफ सोलवेंट भी गिवन है 75 ग्राम। अब निकालना क्या है, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों डायरेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट दे तो रखा है लेकिन ग्राम में, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3। देखो केजी से ग्राम के लिए 10 की पावर 3, तो ग्राम से केजी के लिए 10 की पावर -3। ये तो आ गया। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं बच्चों। गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास CH3COOH का कितना हो जाएगा, 12 + 3 + 12 + 32 + 1। तो ये हो गया 12 12 24, ये हो गया 36, ये हो गया 60। यानी कि ये हो गया, पॉइंट हटेगा, 0 आएगा, 25 1 × 25, 25 2 × 50, 25 4 × 100, 1/24 मोल्स आ गए। अब रख देते हैं, देखो मोल्स भी आ गए और मास सॉल्वेंट इन केजी भी आ गया, रख देते हैं। तो m कितना हो जाएगा सर, 1/24 अपॉन 75 × 10 की पावर -3। 24 नीचे आएगा, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 की पावर 3 अपॉन 75 × 24। अब सॉल्व कर लो सर, ये हो गया 1000, ये हो गया 75 × 24। मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है 25 से कट रहा है। देखो 25 3 × 75 और ये हो गया 40। फिर वापस 4 1 × 4 और 4 6 × 24। तो ये हो गया 2 3 × 6 और 2 5 × तो 5/9। फिर ये कितना हो जाएगा, 0.55 मोल पर केजी। समझ में आई क्या बात। सेम चीज़ कर रहे हैं, गिवन लिखेंगे, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा ये नहीं है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, निकाल लिया। ये नहीं है, इसे निकाल लिया और उसको रख दिया। समझ में आई बात, नोट कर लो। नोट कर लो बच्चों। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो 1 नंबर में कई बार पूछ ली जाती है कि जनरली
जनरली मोलालिटी का एक फ़ायदा होता है मोलारिटी के ऊपर, मतलब हम कंसंट्रेशन के लिए मोलालिटी को कभी प्रेफर करते हैं, कभी मोलारिटी को, कभी ppm को, लेकिन मोलालिटी यूज़ करने का एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? मोलारिटी और मोलालिटी के मुकाबले मोलालिटी यूज़ करने का एक फ़ायदा है। तो हम छोटू सा टॉपिक डालो, डीमेरिट ऑफ मोलारिटी या फिर एडवांटेज ऑफ मोलालिटी ओवर मोलालिटी, ओवर मोलारिटी। ठीक है, मोलालिटी का एक एडवांटेज है बच्चों छोटा सा, वो क्या है कि अगर अपन मोलालिटी को बोलें तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन kg, और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँगा तो लिक्विड गैस में जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलारिटी चेंज हो जाती है टेम्परेचर चेंज होने पे, जबकि कंसंट्रेशन तो उतनी है ना, कंसंट्रेशन बदली थोड़ी ना, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलारिटी चेंज हो गई। तो ये मोलारिटी का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि भाई टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज हुई और वॉल्यूम चेंज होने से मोलारिटी चेंज हो गई, लेकिन मास तो चेंज होगा नहीं, इसलिए ये इसका एक फ़ायदा है और यही इसका नुकसान है। तो लिखेंगे हम कि मोलारिटी चेंजेस ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर बिकॉज इट डिपेंड्स, मोलारिटी, ठीक है ना, मोलारिटी इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, while मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से कुछ लेना देना ही नहीं है, बढ़ाओ घटाओ वो चेंज नहीं होगी। नोट कर लो बच्चों। तो ये अपना कंसंट्रेशन वाला पार्ट ख़त्म हो गया, नोट कर लो। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर भी ली है। तुम और करना चाहते हो तो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन लगा लेना, इसके बाद वाले बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन दिए हैं। अगर सारे आ गए तो समझ जाओ ये सारा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया तुम्हारा। ठीक है, आज इतना ही, बाय।